रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, कल मैंने बताया था आपको। लिखो एक बार, रिफ्लेक्शन दोबारा से लिख लो। लिखो, फिनोमेना, फिनोमेना by virtue of which, phenomena by virtue of which incident light energy is partially or completely sent back in same medium from which it is coming. Is sent back in same medium from which it is coming after being obstructed by reflecting surface. मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा कि हमारे पास ये कोई रिफ्लेक्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस है, ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है, लाइट ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई, तो दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। इस केस में मैंने बनाया 100% रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं ऐसे करके ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस बनाऊं, मीडियम 1 नीचे मीडियम 2, इंसिडेंट ऐसे आया ऐसे गया और कुछ हिस्सा मीडियम 2 में चला गया, दिस इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। अब यहां पार्शियल है, कैसा है? पार्शियल, कुछ एनर्जी दूसरे मीडियम में भी चली गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो एक बार, ठीक है। एक चीज और लिखो, रिफ्लेक्शन इज 100% ओनली ड्यूरिंग TIR। आगे चल के हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज 100% ओनली ड्यूरिंग TIR। मैं रिपीट कर रहा हूं, तन्मय रुक जा एक मिनट, कल भी बताया था मैंने डेफिनेशन, तो पहले जो मैं कह रहा हूं वो लिख लो। मैंने क्या कहा? रिफ्लेक्शन इज 100% ओनली ड्यूरिंग TIR। TIR का मतलब क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर है? कितनी बात क्लियर है? अब तन्मय सुन ले भाई, डेफिनेशन क्या थी रिफ्लेक्शन की, कि अगर इंसिडेंट एनर्जी आ रही है और किसी ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद इंसिडेंट एनर्जी 100% या पार्शियल वापस अपने सेम मीडियम में चली जाती है, तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तन्मय, इज इट क्लियर? तन्मय अगर क्लियर है तो यस लिख दे भाई, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो मैंने क्या कहा? अगर इंसिडेंट एनर्जी आती है ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद 100% या पार्शियली वापस अपने सेम मीडियम में चली जाती है, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन 100% सिर्फ TIR के दौरान होता है, आगे चल के पढ़ोगे जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक। अब आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले बता देता हूं, फिर उनका मैथमेटिकल प्रूफ लेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने 9th में या 10th में पढ़ना शुरू किया था।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन, हमारे पास ऐसा भी हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड, दोनों, ठीक है, कर्व्ड भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। अब हुआ क्या, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे यहां पर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल, पहले मैं आपको बता रहा हूं लॉ, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सेम वे उस पे आ जाएं, ये इंसिडेंट रे आया, मैंने टेंजेंट बनाया सरफेस पे, टेंजेंट बनाने के बाद ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये एंगल आई और ऐसे करके एंगल आर, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है वो क्या कहता है, वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन और कर्व्ड, कैसा भी सरफेस हो रिफ्लेक्टिंग, दोनों के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, प्लेन के लिए भी कर्व्ड के लिए भी। दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल आई इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 पॉइंट। तीसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन, ये कहानी है भाई, ठीक है। मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो यस लिख दो भाई, ठीक है। अब पहले हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लें भाई, ठीक है, इतनी बात कि एंगल आई बराबर एंगल आर ही क्यों होता है, ठीक है। कोई बताना चाहेगा वाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आप में से कोई बताना चाहे तो लिख दो भाई चैट बॉक्स में, बताना चाहते हो तो लिख दो कोई भी। रिफ्लेक्शन के दौरान एंगल आई और एंगल आर बराबर क्यों होते हैं, कोई बताना चाहेगा। कोई बताना चाहेगा तो बताओ यार, कोई रीजन, वानिया कोई रीजन नहीं है, रट लिया है इस बात को, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, चलो रट लिया तो अब मैं रीजन बता देता हूं, ठीक है। अब देखो भाई, फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइट रे always travels along minimum time path, लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल अलोंग मिनिमम टाइम पाथ, एक्चुअल में मिनिमम की जगह वर्ड यूज होना चाहिए था ऑप्टिमम, लेकिन हम मिनिमम से काम चलाएंगे क्योंकि मिनिमम हमें समझ में आता है, ऑप्टिमम हमें समझ में नहीं आता, ठीक है भाई। अभी बता रहा हूं कैसे, जब भी लाइट रे चलेगी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हमेशा वो ऐसा रास्ता चूज करेगी जिसपे उसे सबसे कम समय लगे, अरे यस और नो, ये फॉर्मेट का प्रिंसिपल है और एनसीईआरटी में गिवन है,
क्योंकि आप लोग कहते हो हमने एनसीईआरटी बोर्ड के लिए पढ़ा है, लेकिन बोर्ड के लिए ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी के रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में एक पेज पे एक बॉक्स बना हुआ, उस बॉक्स में एक कहानी लिखी हुई है कि लाइट रे जब भी ट्रेवल करती है तो हमेशा वो मिनिमम टाइम पाथ पे ट्रेवल करती है। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल को लेकर के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बने हैं। ठीक है भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बने। ठीक, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। मैंने क्या कहा, लाइट जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हमेशा वो ऐसा रास्ता चूज करेगी जिस पे उसे सबसे कम समय लगे। ठीक है, चलो अब जरा एक काम करते हैं, जरा देखते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर कैसे आया। मान लो हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां सोर्स ऑफ लाइट है और यहां पहुंचना है इस जगह पे लाइट ने। आफ्टर रिफ्लेक्शन, डायरेक्ट नहीं पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, यहां से लाइट को यहां जाना है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर है बात, क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो यार। तो अब एक बात बताओ, यहां पहुंचने के हजारों रास्ते हैं, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता हम ये ले लेते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, तीसरा ये ले लेते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, चौथा हम ये ले लेते हैं, रिफ्लेक्टेड। अब ये बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा रास्ता वो चूज करता है, ओनली पाथ इन विच एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यही रास्ता मिनिमम टाइम वाला होगा, अभी मैं प्रूव करूंगा आपके सामने। ठीक है, सिंस this path will take minimum time for light to go from S to D after reflection। अभी देखना मैथमेटिकली प्रूव होगा ये। क्लियर है भाई, मैंने क्या कहा कि इन सारे रास्तों में से एक कौन सा रास्ता चूज करेगा जिसमें एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, और वही रास्ता अपने आप मिनिमम टाइम वाला हो जाएगा। अभी आपको मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस लिखो। ये मैथमेटिकली प्रूव करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि आपको बता के छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो अब जरा इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, जरा ध्यान से देखो। मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, this is S source of light and this is destination। लाइट ऐसे आया, इंसिडेंट, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड हो गया एंगल आर। एक बात बताओ, क्या मैं आपसे कह रहा हूं एंगल आई और एंगल आर बराबर हैं? मैंने ऐसा कहा आपसे इस डायग्राम में? ऐसा कहा है? नहीं कहा है ना, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने जनरल मान लिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, आप इस सोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। सपोज दिस इज ए, और डेस्टिनेशन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो
किससे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। दिस इज बी, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल, ये गिवन है। अब एक बात बताओ, इंसिडेंट यहीं पे पड़ सकती थी, यहां भी पड़ सकती थी, यहां भी पड़ सकती थी, यहां भी, कहीं भी पड़ सकता था इनके बीच में, तो वही वाला क्यों रास्ता चूज करेगा जिसमें एंगल आई बराबर एंगल आर होगा? क्यों? क्योंकि उस रास्ते में जरा देखो, लाइट ऐसे गई, अच्छा ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है, ऊपर वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज v और नीचे वाले में मान लो v डैश। ठीक है, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है कि नहीं होती है? अरे यस और नो, जल्दी बोलो यार, बोलो बेटा। अब मेरी बात सुनो, लाइट ऐसे आया, यहां से यहां पहुंचने का टाइम t1 और यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना? t2। टोटल टाइम हो गया t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ठीक है, ये कहानी। अब सुनो, अगर मैं इस डिस्टेंस को x मानता हूं, इतने को, तो ये कितना हो जाएगा? l माइनस एक्स। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अगर इसको x मानता हूं तो ये l माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां से यहां आने का टाइम t1 है, t1 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। डिस्टेंस कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ मुझे। अरे अगर मीडियम होमोजीनियस है तो लाइट क्या करती है? सीधी चलती है, तो सीधी चली एस से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से यहां जाने का टाइम t2 इज अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वी। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? जल्दी बताओ, बोलो बेटा जल्दी से। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, टोटल टाइम कितना हो गया? t कम्स आउट टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वी। ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? यस और नो? जल्दी बोलो। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, हमें क्या बताना है? t मस्ट बी मिनिमम, उसी रास्ते पे चलेगा। कौन से रास्ते पे चलेगा? जिस पे टाइम मिनिमम होगा। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। अब एक बात बताओ, इस पूरे डायग्राम में a फिक्स है, b फिक्स है, l फिक्स है और v फिक्स है। वेरी कौन कर रहा है यहां पर? x वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? जल्दी बताओ। x ही तो है। रे ऑफ लाइट यहां पड़ती तो x बदल जाता, यहां पड़ती तो x बदल जाता, यहां पड़ती तो x बदल जाता। यस और नो? तो t इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? x। t किसका फंक्शन हो गया? x का हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ मुझे। t किसका फंक्शन हो गया? x का। अब सुनो, t मस्ट बी मिनिमम, देन अगर t मिनिमम होना है तो dt अपॉन dx जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ मुझे। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x और y की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होनी है तो उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जीरो होगा या नहीं होगा? यही कहानी आ रही है। तो dt बाई डी एक्स, क्योंकि t डिपेंड कर रहा है x पे, तो t की मिनिमम वैल्यू के लिए dt बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ भाई। यस और नो? इतनी मैथ्स तो आती है। ठीक, अब जरा देखो बेटा, अब dt बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं। तो dt बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा? 2x अपॉन 2v अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएट करके आया, माइनस 2l माइनस एक्स अपॉन 2v अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस
एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी टी बाई डी एक्स आ गया, और इसको किसके बराबर होना है, 0 के बराबर। क्लियर है भाई? ठीक, चलो अभी तो आप ऐसे देख लो कि ये डिफरेंशिएट करके यही आएगा, ठीक, क्योंकि अगर हम मैथ्स पढ़ने लगे तो फिर फिजिक्स छूट जाएगी। अब जरा देखो, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और ये v भी खत्म हो गया। अब जरा देखो क्या आ गया, क्या आया, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे। आ रहा है भाई? मैंने उधर भेज दिया उसे 0 के उस साइड। ठीक, अब मजेदार बात देखो, ध्यान सुनना भाई, दिस इज x एंड दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? ये इधर की तरफ छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ दिस एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये एंगल कितना, ये नॉर्मल था, तो ये एंगल खुद कितना है, आई है या नहीं, पहले बताओ मुझे। अरे यस और नो, जल्दी बताओ, ये एंगल आई है या नहीं? अरे भाई ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल हो गए, तो ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो दिस x अपॉन, एक मिनट, चाय मैंने उधर रख दी थी। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज साइन आई। अब उधर देखो, ये कितना है, l माइनस एक्स, और ये कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल आर के बराबर होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, होगा या नहीं? अरे यस और नो, अगर ये आर के बराबर होगा तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो अपने आप प्रूव हो गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया भाई? दिस प्रूव्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है सबको कि लाइट एस से डी जाने में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वाला रास्ता लेगी जिसमें एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। क्लियर? चलो अब इतनी बात हो गई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बेटा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन के मैंने लॉस तो बता दिए आपको, अब मैं आपको बता रहा हूं रिफ्लेक्शन के टाइप्स। रिफ्लेक्शन के टाइप्स, ठीक है, इतनी बात। एक होता है बेटा रेगुलर और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या कहानी है, अगर इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट बीम पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्टेड बीम भी क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये एक इंसिडेंट रे और ये दूसरी इंसिडेंट रे, दोनों पैरेलल है बेटा। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा देखो, जो रिफ्लेक्टेड जाएगी सेम एंगल पे जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो गई, पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ मुझे। एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, तो इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बीम and after reflection reflected rays are also parallel beam,
तो कौन सा रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो भाई, अगर क्लियर है तो यस लिखो बेटा, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और, अगला आता है हमारे पास इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है, अब इस पे पैरेलल बीम आ रही है बेटा, चलो आने दो, ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो ये नॉर्मल बनता है, ये I1, तो जो रिफ्लेक्टेड यहां से जाएगा वो ऐसे गया, और अगर यहां पर मैं टेंजेंट बनाता हूं, देखो एक मिनट, तो ये नॉर्मल आता है, ये I2, तो रिफ्लेक्टेड जो गया ये I2, जो रिफ्लेक्टेड जाएगा वो I2 पे जाएगा, ऐसे। एक बात बताओ, क्या दोनों रिफ्लेक्टेड पैरेलल हैं? क्या दोनों रिफ्लेक्टेड इस वक्त पैरेलल हैं? जल्दी बताओ, बोलो बेटा, बच्चों चैट बॉक्स में थोड़ा जल्दी लिखने की, दोनों पैरेलल नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? इफ इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट बीम is parallel, then after reflection reflected beam is not parallel, तो कौन सा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतनी बात? अगर क्लियर है तो यस लिख दो बेटा, अगर क्लियर है तो यस लिख दो। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे, इतनी बात हो गई, अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। अगर हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन YZ प्लेन, मतलब मिरर मैंने रख दिया YZ प्लेन पे, मतलब ये हमारा Y एक्सेस और बाहर की तरफ, सॉरी, ये हमारा Z एक्सेस और बाहर की तरफ Y एक्सेस। क्लियर है? ऐसे समझो जरा, ये बाहर की तरफ Y एक्सेस और ये Z एक्सेस, इसके ऊपर मिरर रख दिया मैंने। क्लियर है? क्लियर भाई, जल्दी बताओ। अब नॉर्मल कैसा होगा? X एक्सेस के लॉन्ग। नॉर्मल कैसा होगा? X एक्सेस के लॉन्ग होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। ठीक, तो नॉर्मल हो गया X एक्सिस के लॉन्ग, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर होगा आई कैप। मानते हो या नहीं मानते हो? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? आई कैप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर इज आई कैप। अब इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, और इंसिडेंट रे का वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपने बताना है मुझे रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर। क्लियर है भाई? क्या आएगा? अगर आपको आंसर पता है तो बता दो भाई, एक बार मैं जानना चाहूंगा। बोलो बेटा, व्हाट वुड बी रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर?
जल्दी बोलो बेटा। हाँ देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने अभी देखा ये ऐसा है, ठीक है। अब बेटा जो भी एक्स वाई जेड वगैरह नेम से आ रहे हो वो अपना नाम लिखो, मैं रीनेम का ऑप्शन डाल देता हूं ताकि मुझे ही पता रहे किसने जवाब दिया किसने नहीं दिया, ठीक है। अपने नाम से एंटर किया करो, नॉट विद एक्स वाई जेड, रेडमी, सैमसंग, इससे नहीं, ठीक है। अब सुनो, ये एक्स जेड सॉरी वाई जेड प्लेन है। एक बात बताओ, जो ये बी जे कैप है, ये वाला बी जे कैप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और नॉट? बी जे कैप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और नॉट? हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो एक बात बताओ, अगर आप मिरर के पैरेलल चलते हो तो क्या आपकी इमेज में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी सी के कैप इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कंपोनेंट ऐसे आया परपेंडिकुलर टू इट, वो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ मुझे। जो कंपोनेंट नॉर्मल आ रहा है वो उल्टा होगा या नहीं होगा? तो अब जरा देखो, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब लिखेंगे क्या हम इस बात में? अभी मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे इसे, ये तो मैंने आपको बता दिया जो आपने याद किया हुआ है, ठीक है। नोट कर लिया सबने? अगर नोट कर लिया तो लिख लो एक बात को, फिर उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया तो यस लिख दो यार, वाई लिखना होता है। आप यस भी मत लिखो, वाई लिख दो, मेरी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब लिखो जरा, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। हाँ बेटा, अब अब आप जब देखो, अब आप देखो बेटा, क्या इशू है कि जो कंपोनेंट लाइट का इंसिडेंट रे का पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इतनी बात, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और जो नॉर्मल है वो क्या कर जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है उसी का। यस और नो? यस और नो? ठीक है, लिखो जरा, लिखो, कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रेज, कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रेज, कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रेज, component of incident rays which are parallel to reflecting surface do not change, do not change. Component of incident rays which are parallel to reflecting surface do not change. क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो यस लिखो एक बार। and component which is normal to reflecting surface, component which is normal to reflecting surface reverses its direction, reverses its direction, reverses its direction. क्लियर है बात? क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैं इसी को मैथमेटिकली लाने जा रहा हूं। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से देखो, हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ठीक। हमें एक तो इसके नॉर्मल वाला यूनिट वेक्टर दे दिया गया,
एन कैप और एक इंसिडेंट रे वाला यूनिट वेक्टर दे दिया गया। दिस इज आई कैप। ठीक है, मुझे क्या बताना है, आर कैप बताना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप। मुझे ये दोनों दे रखे हैं, मुझे रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर बताना है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो यस लिख दो एक बार। आर कैप बताना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। अगर मैं इसी को आगे प्रोड्यूस करता हूं बेटा ऐसे, तो ये भी डायरेक्शन आई कैप ही होगी या नहीं होगी, पहले बताओ मुझे। अरे सेम डायरेक्शन है तो आई कैप ही कहेंगे उसे भी, यस और नो? ठीक है, अब मैंने एक काम करा, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर बनाया, और यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे यूनिट वेक्टर है आर कैप। ये एंगल आई, तो ये एंगल भी आई होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ बेटा। अब आप एक चीज देखो, इसको मैंने ले लिया ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, ठीक है। ये जो येलो कलर से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इसका डायरेक्शन भी तो एन कैप होगा या नहीं होगा, पहले बताओ, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर मैं फिंगर को ऐसे करूं और ऐसे करूं, दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एन कैप। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल ओ ए सी बन रहा है या नहीं बन रहा है? ओ ए सी बन रहा है या नहीं बन रहा? ट्राइंगल बन रहा है भाई, बन रहा है ट्राइंगल के नहीं? अब अगर ये ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, तो फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाला वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। हाँ या ना? हमने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ में, ट्राइंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, उन दोनों का सम थर्ड साइड के बराबर होता है जो अपोजिट ऑर्डर में हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ट्राइंगल लॉ वेक्टर का? तो हमारे पास क्या आ गया, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकता हूं बेटा? जल्दी बोलो बेटा। ट्राइंगल लॉ यही कहता है, ठीक है, कि थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर, उसका वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। अब इसी को हम और अच्छे से लिख लेते हैं। चलो एक चीज और देखो बेटा, ये एन और ये एन पैरेलल है, अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई है, ये परपेंडिकुलर, ये भी क्या है, आई है, ये बातें तो क्लियर है। और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है या नहीं बराबर, जल्दी बताओ मुझे। OC और OA बराबर हैं या नहीं? OC और OA बराबर हैं या नहीं, जल्दी बताओ। अरे यार ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हैं, ऊपर नीचे वाले। और दूसरी चीज, एक और चीज है, AB इज इक्वल टू BC, ये भी बराबर है। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ यार। ठीक, अब आप एक काम करो बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, OC से, OC के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं इसको पूरे को। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज OC आर कैप। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट इट्स यूनिट वेक्टर, OC आर कैप। OA को क्या लिख सकते हैं, OA
आई कैप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन प्लस AC को क्या लिख सकते हो आप, AC को लिख सकते हो आप ट्वाइस ऑफ BC। अरे ट्वाइस ऑफ BC लिख भाई, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो AC का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BC, और डायरेक्शन इसका क्या, n कैप। लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। अबे लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ध्यान सुनना, बढ़िया चीज आ रही है। मैं OC से डिवाइड कर देता हूं पूरे एक्सप्रेशन को, आर कैप इज इक्वल टू OA अपॉन OC। 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अगर मैं OA अपॉन OC करूं 1 आएगा कि नहीं आएगा, भाई ये दोनों बराबर हैं यार, यहां लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 आ गया, तो आई कैप प्लस ट्वाइस BC अपॉन OC n कैप, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक और चीज बेटा, अब ध्यान सुनना, अब यहां खेल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये BC है और ये OC है, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, कॉस आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वहां, हाँ या ना भाई। दिस BC अपॉन OC विल बी इक्वल टू कॉस आई, तो आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस ट्वाइस कॉस आई n कैप। अब एक चीज देखो, हमें गिवन लेकिन सिर्फ ये है और ये है, एंगल आई नहीं गिवन है, तो आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आई कैप एंड n कैप। तो अब कॉस आई को भी मैं एलिमिनेट करूंगा और उसको भी किसके टर्म्स में लाऊंगा, आई कैप और n कैप के टर्म में। क्लियर है बेटा, एंगल आई वॉज नॉट गिवन टू मी, ओनली आई कैप एंड n कैप वॉज गिवन टू मी। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। कहां बनाए, जगह नहीं पड़ रही, चलो इसको मिटा दें, इधर मिटा दूं और ऊपर भी मिटा देते हैं, ऊपर ही मिटा दें, ग्रीन कलर वाला मिटा दें। चलो दोबारा से देखो सेम डायग्राम, ये n कैप है बेटा, ये आई कैप है, ठीक है, इतनी बात। ये एंगल आई था या नहीं, पहले बताओ मुझे, ये एंगल आई है या नहीं है, जल्दी बताओ बेटा। दिस एंगल इज आई और नॉट, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, दिस इज n कैप, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं आई कैप डॉट n कैप, आई कैप डॉट n कैप, कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि मुझे आई और n गिवन है, सिर्फ मैं इसके टर्म्स में निकालना चाहता हूं सारी चीजें। आई कैप डॉट n कैप कितना आएगा, जल्दी बताओ बेटा, कितना आएगा, जल्दी बोलो, बोलो यार, सारी हैंग हो गए। अबे दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। XYZ ने भी गलत आंसर दिया है, जो भी XYZ, ठीक है। XYZ तुझे ग्रुप से हटा देंगे अगर नाम नहीं बदला, मैंने रीनेम का ऑप्शन डाल दिया है, तब भी नहीं बदला अभी तक नाम। चलो बेटा यूनिट वेक्टर हैं, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, n कैप का 1, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड n कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, n कैप का 1, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड n कैप। व्हाट इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड n कैप, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड n कैप, जल्दी बताओ, कितना एंगल है आई कैप और n कैप के बीच में, मृदुल आई बता रहा है, एक बच्चे ने सही बताया, 180 माइनस आई है बेटा, एंगल दो वेक्टर के बीच में हमेशा उनके इनिशियल के बीच का लिया जाता है, ये एंगल है इनके बीच में, एंड इट इज 180 माइनस आई, यानी कि वेक्टर बहुत कमजोर है आप लोगों का, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 180 माइनस आई, तो आई कैप डॉट n कैप
इज cos 180 माइनस आई इज माइनस कॉस आई, तो इधर डाल दिया माइनस साइन, माइनस कॉस आई तो माइनस इधर फेंक दिया मैंने। अरे क्लियर है, क्लियर है भाई। अब मेरी बात सुनो, तो आप क्या कह सकते हैं, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप, कॉस आई की वैल्यू माइनस आई कैप डॉट एन कैप लिख दिया, एन कैप। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया भाई। अब आर कैप वेक्टर हमने किसके टर्म्स में रखा, जरा बता दो मुझे, आई कैप और एन कैप के टर्म में। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इससे जो आपका पिछला सवाल था ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, करके दिखाऊं वाला सवाल इसी से। चलो देखो एक मिनट करके देखते हैं, मिटा दें इसे, मिटा दें, आगे बढ़ें तो बताओ यस लिख दो भाई फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बात, इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, वो वाला सवाल कर लेते हैं। हमारे पास एन कैप था, कितना था बेटा, आई कैप, और आई कैप था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपको आर कैप बताना है, क्या बताना है, आर कैप। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस, प्लस नहीं, माइनस ट्वाइस आई डॉट एन इंटू एन कैप। ये फॉर्मूला है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। ये सुनो, यही फॉर्मूला है या नहीं बेटा, जल्दी बोलो। अरे यही फॉर्मूला है या नहीं? ठीक है, अब पहले आई डॉट एन निकाल लेते हैं, आई कैप डॉट एन कैप, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए यहां पर, तो निकालते हैं। आई डॉट आई 1 होता है, तो कितना आ गया, ए आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो आई डॉट एन कैप कितना आ रहा है, ए आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। अरे सिर्फ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जरा वैल्यू डाल दो, तो आर कैप इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप माइनस 2, इसकी वैल्यू ए हो गई, और एन कैप कितना है, आई कैप। तो जरा देखो कितना आ गया, माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आ गया आंसर कि नहीं आ गया? ठीक है, तो मैंने जो वहां बात बोली थी वो बिल्कुल सही थी भाई। ठीक है, मैंने मैथमेटिकली भी उसको सॉल्व कर दिया, देखो जरा। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आपको चीजें आनी चाहिए, अगर नहीं आएंगी ना तो आप रटोगे और फिर आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, अब मतलब पर्पस ये नहीं कि आप ज्यादा क्वेश्चन करो तो आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट, बिल्कुल गलत बात है। आप थ्योरी को स्ट्रांग करो, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए चीज का, तो आपको हर चीज पता चल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बात, लॉ तो हमने पढ़ लिया, अब इसके एप्लीकेशंस पे आ जाएं। तो हमारे पास दो टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, एक होता है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसमें हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो पहले हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इतनी बात। तो पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, क्लियर है? पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। चलो शुरू करते हैं बेटा। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या होगा, प्लेन होगा। ठीक, चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्लेन मिरर है ऐसे, ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। पहला केस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए,
किसके लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। चलो ये प्लेन मिरर है, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है बेटा। क्या रखा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज बनानी है हमें, ठीक है, इसकी इमेज हमें बनानी है। अब मेरी बात सुनो, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैंने बताया था इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं स्फेरिकली रेडियल। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने कहा था एक रे ये निकल गई, 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 एक रे ये निकल गई। ऐसे होगा या नहीं होगा? बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? ठीक है, ये इंसिडेंट रेज हो गई। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यस और नो? यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने इमेज के लिए? ठीक है, चलो अब हमेशा ये ध्यान रखना कि इमेज बनाने के लिए सिर्फ दो ही इंसिडेंट रेज चाहिए, क्योंकि जहां दो इंटरसेक्ट करेंगी वहीं बाकी भी इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम क्यों इतने सारे रिफ्लेक्टेड रेज लें? 1 2 3 4, इन सबको अगर पीछे प्रोड्यूस करें तो सारी की सारी एक ही जगह मिलने वाली हैं। तो भाई मैं 2 से बना लूं इमेज। यस और नो? मैं इतनी सारी क्यों बनाऊं? कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अरे क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ मुझे। तो मुझे 2 ही इंसिडेंट रेज चाहिए। अब 1 मिनट ध्यान से देखो, 2 इंसिडेंट रेज लेंगे और उनमें से भी एक कौन सी लेंगे? फॉर इमेज फॉर्मेशन ओनली कंसिडर 2 इंसिडेंट रेज। ठीक है, 2 ही कंसिडर करो। अब उसमें भी कैसे? एक जिसमें एक रे कौन सी लेनी है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। मतलब आप ऐसे देखो, ये प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे ऐसे आए तो ये नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। यस और नो? अरे ऐसे हो गया कि नहीं हो गया सीधे? ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब इस वाले को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। क्या कहते हैं? मिरर के नॉर्मल। तो इस वाली रे को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। एक तो ये लेनी है आपने, और दूसरी कोई भी ले सकते हो, सेकंड एनी इंसिडेंट रे। 2 ही कंसिडर करनी है, एक जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, और दूसरा कोई भी ले लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले वाले को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, और दूसरा कोई भी रिफ्लेक्टेड रे, कोई भी इंसिडेंट रे ले लो। यस और नो? अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो। चलो अब जरा देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। वीडियोस मिलेंगी, कल वाले लेक्चर की आज मिल जाएगी, आज वाले की मे भी कल मिले। ठीक है, ध्यान रखना, वीडियो सारे लेक्चर्स के मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं चैनल बता देता हूं आपको, मतलब जिस लिंक से आपको भेजूंगा ना, उस लिंक को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इतनी बात। आपको जो आगे की वीडियोस होंगी वो मिलती रहेंगी। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे 2 इंसिडेंट रेस चाहिए बेटा। एक इंसिडेंट रे मैंने ये वाला ले लिया, एंगल I0 हो गया इसका। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। कहेंगे या नहीं कहेंगे? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड होगी वो भी ऐसे ही होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? ये येलो कलर से रिफ्लेक्टेड हो गया। चलो अब दूसरी इंसिडेंट रे कोई भी ले लो। आपने ये ले ली एक, ले कि नहीं ले ली? एक बात बताओ, ये व्हाइट वाला इंसिडेंट और ये व्हाइट वाला इंसिडेंट, ये मिरर के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? मिरर के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? जो व्हाइट वाले इंसिडेंट हैं वो मिरर के ऊपर डाइवर्जिंग पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? सबसे पहले डिसाइड करो, ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? रियल। बिल्कुल सही बात है, मैंने कल ही बताई थी बात। तो दिस ऑब्जेक्ट इज व्हाट? रियल। सही बात है। अब ये नॉर्मल हो गया। अब जरा रिफ्लेक्टेड रे देखो बेटा, जितना एंगल ये है
उतने ही एंगल पे यहां पर रिफ्लेक्टेड रे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? अब एक बात बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं येलो वाली, मिरर से कैसे निकल रही हैं? मिरर से कैसे निकल रही हैं? जल्दी बताओ, मिरर से कैसे निकल रही हैं बेटा? आद्या गलत बात है, रिफ्लेक्टेड रे तो डाइवर्जिंग जा रही हैं, देख आद्या, रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, यस और नो? हाँ, अगर डाइवर्जिंग है बेटा तो इमेज पीछे बनेगी प्रोड्यूस करके, और कैसी इमेज बनेगी ये बता दो मुझे, कैसी इमेज बनेगी बेटा? वर्चुअल, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज देखो, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल आई हो गया कि नहीं हो गया? और ये एंगल भी आई हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ यार। और ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री है, और ये कॉमन है ये वाली साइड, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कनगरेंट है या नहीं है? दोनों ट्राइंगल कनगरेंट हैं या नहीं है? हैं, तो हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ O and I from mirror is same, yes or no? yes or no, जल्दी बताओ बेटा, बोलो यार। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ O and I from the mirror is same। ठीक है, अब एक काम और करते हैं बेटा, हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक रे ऐसे आ रही है नॉर्मली, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? क्योंकि टुवर्ड्स ऑप्टिकल डिवाइस है, यस और नो? और ये एंगल कितना? 90 डिग्री, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस वाला आ गया। ठीक है, एक इंसिडेंट रे मैंने ऐसे ले ली, दोनों इंसिडेंट है या नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा, दोनों इंसिडेंट हैं या नहीं? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इंसिडेंट रेज कैसे पड़ रही हैं मिरर के ऊपर, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, और कहां होगा? पीछे। अब देखो जरा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी एक तो यही हो जाएगी, हाँ या ना? दूसरा, यहां पर अब हम बनाए नॉर्मल, बना दिया हमने नॉर्मल, ये एंगल आई। ठीक है, अब जरा देखो, अब रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल पे वापस, एक बात बताओ, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑप्टिकल डिवाइस से क्या कर रही है, कन्वर्ज या डाइवर्ज? दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑप्टिकल डिवाइस से क्या कर रही है, कन्वर्ज या डाइवर्ज? कन्वर्ज, तो इमेज कैसा होगा? इमेज कैसा होगा? रियल, बिल्कुल सही बात है, तो इमेज ओवर हेयर इज व्हाट? रियल। और एक चीज और बेटा, अगेन डिस्टेंस ऑफ O एंड I फ्रॉम द मिरर विल बी सेम। ठीक है, अब एक बात पता चली हमें, फॉर प्लेन मिरर, ये बात सिर्फ प्लेन मिरर के लिए सही है, फॉर प्लेन मिरर
नेचर ऑफ O and I is different always। मतलब अगर O रियल है तो I वर्चुअल, और O वर्चुअल है तो I रियल। क्लियर है भाई ये बात? अबे भाई जल्दी से बताओ, क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन। अब आते हैं अगली कहानी पर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स मतलब आप ऐसे देखो, प्लेन मिरर के सामने मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है इतनी बात। तो मेरी इमेज बननी है प्लेन मिरर में। तो मैं अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हूं तो मजेदार बात देखो, मेरे ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। आप ऐसे देखो, अगर ये प्लेन मिरर है, ध्यान से देखना, पहले सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, पहले समझा रहा हूं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। आप इन सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज बनाओ। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे यहां पीछे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे यहां पीछे बनेगा, ठीक है। तो जब आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसको आपने कंसिडर करना है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में, और हर पॉइंट ऑब्जेक्ट की आपने क्या बनानी है, इमेज बनानी है, और उन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अरे यस और नो? ठीक, अब जरा देखो, तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। पैरेलल टू प्लेन मिरर, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसके ऊपर इस पॉइंट की इमेज बनाऊं तो जितना इधर है उतना ही पीछे इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, मैं रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं कहूंगा इस पॉइंट की इमेज जितना इधर है उतनी पीछे यहां बन जाएगी, इस पॉइंट की उतनी पीछे यहां बन जाएगी, उस पॉइंट की उतनी पीछे वहां बन जाएगी, ऐसे कहूंगा कि नहीं कहूंगा, ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारे पास इमेज बन गई कि नहीं बन गई, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, क्या इमेज के साइज में कोई अंतर आया, क्या इमेज के साइज में कोई अंतर है, नहीं है, ठीक है इतनी बात। कोई इन्वर्जन हुआ इमेज का कि अपसाइड डाउन हो जाए, देखो जरा ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर हो जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्लेन मिरर है देन image formed is having no change, yes or no, is having no change, क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगला देखते हैं बेटा।
ये प्लेन मिरर है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। नाउ ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या कहानी है, ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू प्लेन मिरर, हाँ या ना, ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू प्लेन मिरर, यस और नो। अब एक मजेदार बात देखो, ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू प्लेन मिरर है, बहुत बढ़िया चीज देखो, इस एरो की इमेज जितना इधर है उतनी यहां बनेगी कि नहीं बनेगी, यस और नो। और इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी। तो अब जरा अगर मैं इमेज बनाता हूं तो देखो, एक मिनट, ये कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, दिस इज इमेज, हाँ या ना। अब इमेज के साथ क्या हुआ ये बताओ मुझे, इमेज लिटरली इन्वर्ट कर गई कि नहीं कर गई, इमेज हैज लिटरली इन्वर्टेड, यस और नो। एक्चुअल में खेल क्या हुआ, मेरी बात सुनो, एक्चुअल में खेल क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है वो उल्टा हो जाता है, हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नॉर्मल कंपोनेंट उल्टा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, साइज में कोई चेंज नहीं आया, ये दोनों लेंथ में बराबर ही हैं, लेकिन एरो अब इधर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बना लेते हैं, अगला देखते हैं। ये प्लेन मिरर है, यहां पर मैंने एक अल्फाबेट रखा एल, तो ऐसा बनेगा इमेज कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, कायरल एंड ए कायरल कार्बन एटम्स, हाँ या ना। अगर मैं, ये प्लेन मिरर है, मैंने अल्फाबेट रखा ए, तो यहां पर ए बनेगा या नहीं बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, अरे बोलो यार। अगर मैंने रखा सी, तो ऐसा बनेगा सी, यस और नो। अगर मैंने रखा वी, तो ऐसा बनेगा वी। यहां पर ये सुपर इंपोजेबल हो गए, लेकिन ये नॉन सुपर इंपोजेबल है ऊपर वाले, हाँ या ना, ठीक है। तो नीचे वाले दोनों एग्जांपल क्या है, सुपर इंपोजेबल के, ऊपर वाले किसके, नॉन सुपर इंपोजेबल के, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अब हाँ, साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और, अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लेन मिरर है, इसके सामने मैंने कोई गोल वाली घड़ी रख दी ऐसे, जिसपे 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है, और घड़ी में ऑब्जेक्ट में टाइम है 8:40, तो इमेज में टाइम क्या आएगा, 8:40 हो रहे हैं ऑब्जेक्ट में, तो इमेज में क्या टाइम आएगा बेटा, टोटल टाइम 12 बजे ही हो सकता है, ठीक है, पलट जाएगा, तो जहां 40 मतलब 8:40 देखो 8 पे होगा, तो इमेज में वो कहां जाएगा, 20 पे आ जाएगा। 8 वाला किस पे चला जाएगा, 4 पे। तो एक्चुअल में जो इमेज का टाइम होता है, टाइम ऑफ इमेज प्लस टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल 12 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप करते हो ऐसा,
तो टाइम ऑफ इमेज विल बी, नहीं गलत बात, 3:20, 4:20 नहीं, कितना आएगा 3:20। अरे क्लियर है, देखो 12 बज रहे हैं टोटल। अरे यस और नो, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे बेटा, कल करेंगे आगे।